दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। हम अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जितने भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को देखने वाले हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आता है। यानी इटली और जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आता है जी, ये आपको बतलाना है। आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। यानी कि आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक जो सही विकल्प है उसको चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत जी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, आपको ये बतलाना है। तो ए में है हमारा हैप्सबर्ग, बी में है क्या जी, आलिया वंश, सी में क्या है, सी में है हमारा बुर्बो वंश और डी में है जारशाही। आपको इस चारों में से बतलाना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस ने की थी, तो आप कहेंगे, आप पढ़े रहे होंगे तो आप कहेंगे कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो था वह किस संगठन से था। ए में लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में फ्लिक हेटरिया, डी में डायट। यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था। ये 2021 में जो है वार्षिक परीक्षा होता है, एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सब जो प्रश्न यहाँ पर बतला रहे हैं बहुत ही VVI है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो VVI हम पर डे एक वीडियो डाल देंगे, एक अध्याय का, हर एक अध्याय का वीडियो एक दिन पर डाल देंगे, तो पूरा देख लीजिएगा। तो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर जाएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन था। तो ए में इंग्लैंड, बी में रूस, सी में क्या है ऑस्ट्रिया और डी में प्रूसिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था जी, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और एकीकरण के विरोध में था, इटली के एकीकरण के विरोध में था। अगला नंबर हमारा प्रश्न कहता है काउंटर काबुल को विक्टर इलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंटर काबुल को विक्टर इलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसमें ए नंबर में हमारा क्या है सेनापति, बी नंबर में फ्रांस में राजदूत, सी नंबर में है प्रधानमंत्री और डी नंबर में है गृह मंत्री। तो ए में है हमारा क्या जी सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है गृह मंत्री। इन चारों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। अच्छा, ये प्रश्न कभी पूछता है काउंटर काबुल को विक्टर इलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंटर काबुल को, यानी जो काउंटर काबुल था उसको विक्टर इलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था, या फिर विक्टर इलियम ने काउंटर काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था। ये दोनों तरह से पूछता है, तो आप दोनों बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था जी, क्या था। तो ए में है हमारा सिपाही, बी में क्या है जी किसान, डी में है सी में है जिम्मेदार और डी में है नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, गेरिबाल्डी पेशे से एक क्या था जी नाविक था। क्या था जी, नाविक था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये देख लीजिए 2014 में पूछा है,
ठीक। 2016 में पूछा है जो वार्षिक एग्ज़ाम होता है उसमें। फिर 2022 में पूछा है फर्स्ट सीटिंग में। तो ये 2024 में पूछेगा, फर्स्ट सीटिंग में पूछे या फिर सेकेंड सीटिंग में पूछे, लेकिन 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का उसमें 100% आएगा। सो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बहुत ही वी आए हैं, बहुत ही वी आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का निर्माण जो है ए में है हमारा लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन तृतीय और डी में है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था जी? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी जी? तो क्रांतिकारी संस्था थी, या फिर व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, या फिर पादरियों या सामंतों की संस्था थी? आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? ए में है क्रांतिकारियों की संस्था, बी में है व्यापारियों की संस्था, सी में है विद्वानों की संस्था, डी में है पादरियों एवं सामंतों की संस्था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो जाल्वेरिन थी वो क्या थी जी? व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों के हित के लिए बनाया गया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन का मतलब क्या होता है? अवलंबन का मतलब होता है त्याग। अवलंबन का मतलब क्या होता है? त्याग। सॉरी यहाँ पर आधा तो होगा, त्याग। यानी अवलंबन का मतलब क्या हो जाता है? त्याग। यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? त्याग किसने किया था? तो क्या किसने किया था जी? ए में है हमारा मेजनी, बी में है हिटलर, सी में बिस्मार्क और डी में विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क जो था वो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, या फिर कहें तो त्याग किया था। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी वो कब हुई थी? ये देख लीजिए 2020 में पूछा है, ठीक। 2021 में भी पूछा है, 2020 के सेकेंड सीटिंग में, 2021 के सेकेंड सीटिंग में, तो 2024 के भी पूछेगा। फर्स्ट सीटिंग पूछे या फिर सेकेंड सीटिंग पूछे, लेकिन 100% ये पूछेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसे बहुत से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बतलाने वाले हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए में है 1864, बी में क्या है जी? बी में 1866, सी में है 1870, डी में है 1871। आपको इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1871। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए इसका साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा जी? ए में जर्मनी, बी में यूनान और सी में तुर्की हो जाएगा, डी में इंग्लैंड। यानी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? इन चारों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा जी? तो आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूनान का रहा। कौन से देश का? यूनान का रहा था जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए में है 1820 में, बी में है 1821, सी में है 1822, डी में है 1823। 1820, 1821, 1822। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1820 में हुई थी, 1821, 1822, 1823। इन चारों में से कौन सा होगा जी? इस चारों में से हो जाएगा हमारा 1821। यानी नेपल्स की जो क्रांति हुई थी, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए फ्रांस में, बी ऑस्ट्रिया में, सी हंगरी में, डी इंग्लैंड में। आपको इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। यानी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था जी? तो आप पढ़े हैं, आपको पता है कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? इंग्लैंड में। सो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि
यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, या यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, ये आपको बतलाना है। कब किया गया था ये आपको बतलाना है। यहाँ पर वर्ष बतलाना है कि यानी किस वर्ष जो था यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। या 1836 में ए में है, 1832 है, 1842 है, या फिर 1830। 1836 क्या है जी, पहला नंबर में है हमारा 1836 है। दूसरे नंबर में क्या है जी, यानी बी नंबर में है हमारा, बी नंबर ऑप्शन में 1832 है। सी नंबर में 1842 है, फिर 1830 है डी नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 1832 था, इसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्या किया गया था जी, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि ऐतिहासिक द्वैनावाद की व्याख्या किसने की थी। ऐतिहासिक द्वैनावाद की व्याख्या किसने की थी। ए में हीगेल, बी में है अर्नडार्ट, सी में है हेम्बोल्ट, डी में क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा जैक ग्रिम। यानी ऐतिहासिक द्वैनावाद की व्याख्या किसने की थी, ऐतिहासिक द्वैनावाद की व्याख्या किसने की थी, हीगोल ने की थी। किसने की थी जी, हीगोल ने की थी। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एड्रियानापुल की संधि हुई थी या फिर हुई। एड्रियानापुल की संधि कब हुई, एड्रियानापुल की संधि कब हुई। ए में है 1828, बी में है 1829, सी में हो जाएगा 1830, या फिर डी में 1931 में। आपको इन चारों में से बतलाना है कि कौन सा एक जो है सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एड्रियानापुल की संधि जो हुई थी 1829 में हुई थी। कब हुई थी जी, 1829 में हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि एड्रियानापुल की संधि जो हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी, किन दो देशों के बीच हुई थी, इसका नाम आपको बतलाना है। ए में आपका क्या है, ए में है आपका रूस, तुर्क एवं रूस, ठीक। बी में है यूनान और पोलैंड, सी में है तुर्क और हंगरी, डी में है हंगरी और पोलैंड। तो एड्रियानापुल की संधि जो हुई थी वो किन के बीच हुई थी, तुर्क और रूस के बीच हुई थी, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, यानी कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो ए में है आपका ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, बी में है आपका ब्रिटेन और प्रासा के बीच, सी में है फ्रांस और प्रासा के बीच, डी में है आपका प्रासा और रूस के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस और प्रासा के बीच। यानी कि जो ये सेडोन का युद्ध हुआ था, सेडोन का जो युद्ध हुआ था, किसका युद्ध जी, सेडोन का युद्ध हुआ था, वो किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। इन चारों में से कौन सा होगा जी, इन चारों में से कौन होगा ये आपको बतलाना है। ए में है आपका फ्रांस, बी में ऑस्ट्रिया, सी में है आपका ब्रिटेन, डी में है तुर्की। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि जो ऑस्ट्रिया था उसने क्या किया था, जो पूर्ण हंगरी जो देश था उस पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया था, पूर्ण आधिपत्य जमा लिया था, ठीक। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह, तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ए में है रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ए में क्या है, रूस है, बी में ब्रिटेन है, सी में ऑस्ट्रिया है और डी में फ्रांस है। तो और जो पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया था, आप पढ़े हैं, आपको पता है, आप होनहार बचे हैं तो आपको पता है कि ऑस्ट्रियन जो था वो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि
सन 1870 में, सन 1870 में, सॉरी यहाँ पर कौन नंबर सब 20 था ना, यहाँ पर 21 हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था जी? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। यानी कि ये जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। किसमें किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो ये सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सेडोन में हुआ था। सेडवा, ये ध्यान रखिएगा, सेडोन किस तरह लिखा आता है, वहाँ पर सेडवा भी लिखा आता है। चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कैसा है। जैसे सेडेवा भी लिखा आता है, साइडॉन भी लिखा आता है, या फिर एक फ्राड की संधि। आपको इन चारों में से बतलाना था, तो इसका सही उत्तर आपको एक नंबर में दिया है, यानी ए नंबर में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडॉन। हम जल्दी जल्दी आपका जितने भी प्रश्न है बाकी के वो करवा दे रहे हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडवा, सॉरी यहाँ पर सेडवा है, सेडवा के युद्ध के बाद, या फिर प्रासा और डेनमार्क के युद्ध के बाद, या फिर सेडोन के युद्ध के बाद। आपको इन चारों में से कौन हो जाएगा जी? इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा कि सेडोन के युद्ध के बाद जो है किसका एकीकरण पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना पूछे तो कौन सा हो जाएगा जी? तो ये हमारा हो जाएगा मेजनी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेजनी जी हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट आंसर बतला दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप इस तरह से मिला सकते हैं। कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर मेजनी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, हमारा सॉरी ये 23 नंबर प्रश्न था। अगले 24 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ए में तुर्की, बी में इटली, सी में इंग्लैंड, और डी में क्या है जी? फ्रांस है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप पढ़े हैं, आपको पता है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, क्या कहता है जी? अगला प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? देख लीजिए, ये 2020 में पूछा है, 2022 में भी पूछा है, तो 2024 में एकदम पूछेगा। 100% गारंटी है कि 2024 में पूछेगा। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर बतला रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था जी? ए में है आपका 1815 में, ए में 1815, ए 1815 है। बी क्या है जी? 1818 है। बी में 1818 है। सी है हमारा 1820 है। सी 1820 है। और डी में है 1848, डी 1848। ए 1815, बी 1818, सी 1820 और डी 1848। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो वास्तुकार था वह कौन था जी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जैसे ए में दिया है मेजनी, बी में दिया है गैरीबाल्डी, सी में क्या दिया है? लेनिन दिया है, और डी में बिस्मार्क दिया है। यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, कभी संबंध पूछता है, कभी संबंध, ये जो संबंध है तो कभी संबंध पूछेगा, तो कभी योगदान पूछेगा। क्या पूछेगा? योगदान पूछता है। क्या पूछता है जी? योगदान पूछता है। कभी संबंध तो कभी योगदान पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है फिर, या किसका योगदान नहीं है? तो ए में बिस्मार्क, बी में मेजनी, सी में काबुल और डी में गैरीबाल्डी। तो ये सभी जानते हैं कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का जो है योगदान नहीं है, या फिर कहें बिस्मार्क का इटली के एकीकरण से कोई संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की संवैधानिक
एक शासन स्थापित हुआ? तो ए में है हमारा संघीय शासन व्यवस्था, बी में है संवैधानिक राजतंत्र, सी में क्या है गणराज्य और डी में है अधिनायकवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, आपको ये बतलाना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए जी कौन उत्तरदायी है, आपको ये बतलाना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये आपको बतलाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए में है काउंटर काबुल, बी में है बिस्मार्क और डी में है सी में है गैरिबाल्डी और डी में है मेजनी। काउंटर काबुल, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और मेजनी, इन चारों में से कौन हो जाएगा जी? जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी कौन था? जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी जो था वो हमारा बिस्मार्क था। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी जी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, या फिर कहें वियना कांग्रेस की संधि, या इनमें से कोई नहीं। आपको इन चारों में से बतलाना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। इसमें से कोई एक सही होगा। कौन होगा जी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था जी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तो आपको एकदम देखते कहीं बता देंगे कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था। तो इसमें जो मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, और काउंट काबुल का भी योगदान था, और क्या था? इनमें सभी, यानी डी नंबर जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो ये सभी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रोबोट ओएम कहाँ का निवासी था? रोबोट ओएम कहाँ का निवासी था जी? रोबोट ओएम कहाँ का निवासी था? ये 2022 के एनुअल में यानी वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। रोबोट ओएम कहाँ का निवासी था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी में है आपका ब्रिटेन और डी में है जर्मनी। ये आपको कमेंट में ये आपका इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि रोबोट ओएम कहाँ का निवासी था, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।